नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने क्लास एनएसपी एकेडमी में। तो आइए आज हम बिहार एसएससी के जो प्रैक्टिस सेट हम चला रहे हैं अभी मैथ के लिए, उसका आज 3rd क्लास है। तो आइए इसमें देखते हैं कि कौन से प्रश्न हमसे पूछे गए हैं, किस तरह से इसको हल करना है। और यदि अब तक आप 2 क्लास को नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाएं और वहां से दोनों क्लास को अवश्य देख लें। तो और चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो भी आप क्लास करें उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या है। पहला कि किसी परीक्षा में पास होने के लिए अधिकतम अंकों के 36% अंक लाना आवश्यक है। एक विद्यार्थी ने 113 अंक प्राप्त किए तथा 85 अंक से फेल हो गया। परीक्षा का अधिकतम अंक क्या है? तो यहाँ पर देखिए आपको 2 बात दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? तो अधिकतम अंक का 36% लाना है। यदि अधिकतम अंक का 36% प्राप्त करेगा तो वो क्या हो जाएगा? पास कर जाएगा। और क्या कह रहा है? एक विद्यार्थी ने 113 अंक प्राप्त किया जो कि 85 अंक से फेल हो गया। यानी अगर उसे 85 अंक मिलता और उस विद्यार्थी को अगर 85 अंक और मिलता तो वो क्या हो जाता? पास हो जाता। तो पास हो जाता कब? जब 113 में 85 नंबर उसको और मिल जाता। तो कितना हो जाएगा? यहाँ से जोड़कर 5 3 8 और 8 1 9 और 1 1, ठीक। 198 अगर नंबर कोई विद्यार्थी लाता है तो वो पास कहलाता है, वो पास हो जाता है। और परसेंटेज में कितना चाहिए पास करने के लिए? 36%। कहने का मतलब यहाँ से तो हम ये कह सकते हैं कि 36% बराबर 198 कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? तो देखिए क्यों नहीं, तो हम अवश्य ही कह सकते हैं 36% बराबर 198, क्योंकि प्रतिशत में पास होने के लिए 36% चाहिए और अंक में पास होने के लिए कितना चाहिए? तो 198 अंक हमें चाहिए, क्योंकि 113 जो विद्यार्थी प्राप्त किया था उसको 85 अंक से फेल हो गया। तो अगर उसे 85 अंक मिलता तो कितना हो जाता? 198 पर वो पास हो जाता। तो 36% बराबर 198 हम कह सकते हैं, ठीक। ये हो गया। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं? यहाँ से तो 1% हम निकाल लेंगे यहाँ से। तो 1% क्या हो जाएगा? 198 बटे में 36। और कोई भी अंक, अब कोई भी चीज़ जो है अपने आप में क्या होता है? तो 100% होता है। तो आइए हम 100% निकाल लेते हैं इसका, तो हमें पता चल जाएगा कि परीक्षा में अधिकतम अंक क्या थे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 198 बटे 36 और गुने में 100, ठीक। अब आप यहाँ पर हल करें तो 4 से अगर आप यहाँ देखें तो 4 से 25 और 4 से 9 हो गया। अब यहाँ से अगर 9 से इसको आप डिवाइड करते हैं तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। यहाँ से क्या आया हमको? 22 गुने 25। तो ये कितना हो जाएगा? 22 गुने 25, 25 दूने 50, 25 दूने 50, यानी 500 कितना? 550। कितना आया? तो 550। तो पता चल गया हमें कि क्या, तो परीक्षा का अधिकतम अंक क्या है? तो 550 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आंसर? बी नंबर ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन 550। ये बात आप समझ पाएंगे कि 36% बराबर 198 क्यों किए? क्योंकि नंबर में हमें 198 चाहिए पास करने के लिए और परसेंटेज में कितना चाहिए? 36%। इसीलिए हमने 36% बराबर 198 किया था। आइए प्रश्न 2 को पढ़िए। यहाँ पर क्या है कि किसी वृत्त की त्रिज्या में 1% की वृद्धि की जाती है, उस वृत्त के क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा? इस तरह के सवाल हमने पिछले दोनों क्लास में बताया है, वहाँ पर आयत वर्ग करके बताया है। तो हम क्या करते हैं कि आयत वर्ग या वृत्त हो तो अगर वृत्त या आयत या वर्ग के भुजा में परिवर्तन होता है, उसके प्रतिशत में कर दिया जाता है वृद्धि कमी, तब हम क्या करते हैं? उसको समतुल्य प्रतिशत हम निकाल लेते हैं, तो हमें पता चल जाता है। तो यहाँ से हम इसको क्या करेंगे? समतुल्य निकालिए, समतुल्य वृद्धि। तो क्या हो जाएगा? तो 1% की वृद्धि हो रहा है, तो 1 + 1 प्लस में प्लस 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 1 गुने 1 और बट्टे में 100, ऐसा ही निकालते हम। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? तो 1 1 2 प्लस 1 बट्टे में 100। तो यहाँ से 2 प्लस 1 में 100 से डिवाइड करने के बाद 0.01, यही आएगा क्या? तो यहाँ से जोड़कर क्या आ जाएगा? 2.01% की वृद्धि हो जाएगी वृत्त के क्षेत्रफल में। वृत्त के क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हो जाएगा? 2.01%। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। 2.01% की वृद्धि उसके क्षेत्रफल में हो जाएगी, ठीक है। तो आइए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए अब प्रश्न 3 को पढ़िए। क्या है
किसी संख्या को 387 से भाग देने पर शेषफल 48 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 43 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो इस तरह के प्रश्न को देखें तो आप ज़्यादा कुछ नहीं, जो शेषफल पहले भाजक से प्राप्त हुआ है उसमें दूसरे भाजक से आप भाग कर दे, फिर देखिए क्या शेष आता है, वही आपका आंसर हो जाएगा। यानी हमारा कहने का मतलब 387 से भाग दिए तो क्या आया, 48 आया था शेषफल के रूप में। अब कहता है उसी संख्या को 43 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा। तो आप बस जो पहला शेषफल है उसको आप सेकंड भाजक से भाग कर दें। 48 को 43 से भाग करेंगे तो क्या शेषफल आएगा, तो 43 1 43 और यहाँ से शेष क्या आ जाएगा 5। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा 5। आप एक बात यह भी चेक कर लें कि देखें तो इससे ये जो है दूसरे भाजक जो है वो पहला भाजक जो है वो दूसरे भाजक से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। आप चेक करके देखेंगे तो ये विभाज्य हो जाएगा। 9 से करके देखें तो 9 3 27 2 और 9 चौक 36 2 38। देखिए इससे ये पूरा तरह विभाजित हो रहा है। अब इस तरह अगर पूरा विभाजित हो जाए तो जो शेषफल प्राप्त हुआ है उसको इससे भाग कर दीजिए, जो शेषफल आएगा वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ से शेषफल क्या आया था 5, तो आंसर क्या हो गया, बी नंबर ऑप्शन 5। आइए अब 4 नंबर प्रश्न को पढ़िए। तो यदि 2a बराबर 3b बराबर में 4c हो तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। तो इस तरह का प्रश्न आप देखें तो दी हुई संख्याओं का आप पहले एलसीएम ले लें। तो 2 3 और 4 का एलसीएम आपका क्या आ जाएगा, 2 3 और 4 का एलसीएम अगर आप लेते हैं तो क्या आएगा 12। कितना आएगा 12 आएगा। अब इस 12 को क्या करें कि जो संख्या दिया हुआ है उससे आप भाग करें और अनुपात रूप में सजाते रहें। तो 2 से अगर 12 में भाग करेंगे तो कितना बार में, 6 बार में, तो 6। ठीक। अब 3 से भाग करेंगे 12 में तो कितना आएगा 4, तो 4 से भाग करेंगे 12 को तो 3 हो गया। आपका अनुपात मिल गया a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या हो गया 6 अनुपात 4 अनुपात 3। कहाँ पर है, तो सी नंबर ऑप्शन में है। तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन 6 अनुपात 4 अनुपात 3। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। तो आइए अगले प्रश्न को अब देखते हैं। तो आइए प्रश्न 5 को देखिए क्या है, x प्लस 9/x बराबर में 6 हो तो x स्क्वायर प्लस 9/x स्क्वायर का मान क्या होगा। तो यहाँ आप थिंक करके भी बना सकते हैं। आप एज्यूम कीजिए कि अगर यहाँ पर 1 2 3 करके रख के देखिए कि कहाँ पर यहाँ पर इसको हल करने के बाद 6 आएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर हम 1 रखते हैं तो 1 यहाँ पर रखेंगे तो 1 प्लस 9/1 यानी 10 आ जाएगा, 6 तो आएगा नहीं। 2 रखेंगे तो 2 प्लस 9/2, तो यहाँ से 2 और 9/4 4, तो क्या हो जाएगा, तो 6.5 के आसपास 6.5 आ जाएगा यहाँ से क्या। और यहाँ पर अगर हम 3 रखते हैं तो 3 प्लस 9/3, तो 3 प्लस 9/3, तो 3 3 3 3 में 9 यानी 3 प्लस 3 बराबर 6। तो हम देख रहे हैं कि अगर x का मान 3 रख रहे हैं तो 6 आ जा रहा है तो हम 3 रख के यहाँ पर बना सकते हैं। तो 3 का स्क्वायर प्लस 9/3 का स्क्वायर। ठीक, तो 3 3 में 9 प्लस 9/9 में 9 से 9 एक बार में, तो यहाँ क्या हो गया 9 प्लस 1 बराबर में 10। ये तो हो गया, थिंक करके आप निकाल लिए क्या कि 10 हो गया। तो यहाँ से बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो इसको प्रोसेस से बनाएं, तो चलिए हम इसको मिटाते हैं और प्रोसेस से बनाने का देखते हैं कि कैसे बनेगा। तो आइए प्रोसेस इसका देखते हैं कैसे बनेगा। तो जैसे यहाँ पर है x प्लस 9/x बराबर में 6, यहाँ से हम अगर एलसीएम लेते हैं तो x स्क्वायर प्लस 9 बराबर में 6, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 9 बराबर में 6x, तो x स्क्वायर प्लस 6 माइनस में 6x इधर आने के बाद माइनस में 6x प्लस में 9 बराबर में 0। अब आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या हो सकता है x स्क्वायर, अगर इसको हम 2ab और यहाँ पर इसको हम b स्क्वायर लिख दें तो देख रहे हैं कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये पर कहाँ पर आ रहा है तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पर। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x माइनस 3 बराबर 0, x बराबर 3। तो यहाँ से आपका x का मान क्या निकल गया 3 निकल गया। अब आप यहाँ पर x का मान रख दें तो फिर वही आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 9/में 3 का स्क्वायर, 9 प्लस 9/में 9 कट के 1,
तो यहाँ से क्या हो गया 9 + 1 बराबर में 10। तो यहाँ से आंसर क्या हो गया बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर 10। तो दोनों तरीके से आप देखें कि प्रोसेस से भी और थिंक करके भी आप वहाँ पर बना लिए थे। आइए 6 नंबर प्रश्न को आप पढ़िए। तो क्या है, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से अनुपात 5:2 है। यदि उनकी आयुओं का वर्षों में गुणनफल 1000 हो तो 10 वर्ष के बाद पिता की आयु क्या होगी। उनके आयु का अनुपात क्या है 5x और 5:2। तो हम यहाँ से मान लेते हैं फादर हो गया 5x, सन कितना तो 2x। अब क्या कहता है कि दोनों के आयुओं का गुणनफल यानी 5x गुने 2x बराबर कितना दिया हुआ है तो 1000 दिया हुआ है। तो यहाँ से क्या कर लेंगे 5 दूनी में 10, x गुने x क्या हो जाएगा x² बराबर में कितना तो 1000 हो गया। यहाँ से हम निकालेंगे x² बराबर 10 से इधर अगर हम भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा 100। यहाँ से x बराबर क्या लाएगा रूट अंदर 100 जो कि क्या निकलेगा तो 10। तो x बराबर आपका क्या निकला, x बराबर निकला 10। तो फादर कितना हो गया यहाँ से तो 5 गुने 10 तो कितना 5 दाएँ 50। अब क्या कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात 10 वर्ष बाद पश्चात आयु फादर का पूछ रहा है। तो प्रेजेंट में 50 है, 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगा तो 10 जोड़ देंगे इसमें तो कितना हो जाएगा 60 वर्ष। तो यहाँ पर 10 वर्ष बाद पिता की आयु क्या हो जाएगी 60 वर्ष, जो कहाँ है ए नंबर ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो आइए अब प्रश्न नंबर 7 को पढ़िए। क्या है, किसी धनराशि के 9% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 129.60 रुपया है, वह धनराशि क्या है। तो हम 2 वर्ष और 3 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर के निकालने का एक स्पेशल क्लास ले चुका है। तो वहाँ से आप चैनल पर जाकर देख लें, वहाँ से आप इसको देख लेते हैं तो करने में इसको आसानी होगी। तो आइए यहाँ पर देखें तो 2 वर्ष के अंतर के लिए क्या होता है, 2 वर्ष का अंतर अगर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का पूछा जाता है तो उसके लिए एक शॉर्ट फार्मूला क्या होता है तो PR/100 का होल स्क्वायर, P यानी मूलधन, R दर बटे में 100 का होल स्क्वायर। तो 2 वर्ष का अंतर यहाँ पर दे रखा है कितना 129.60। ठीक, P नहीं पता है तो P रहने देते हैं। R कितना दे रखा है तो 9 बटे में 100 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से 129.60 बराबर P 9 में 81 और बट्टे में 100 गुने में 100। ठीक, अब यहाँ पर आप देखें तो ये 100 गुने 100 यहाँ आके गुना हो जाएगा तो क्या होगा 129.60 गुने 100 गुने 100, ये 81 कहाँ आ जाएगा तो बट्टे में बराबर में इधर क्या बच जाएगा P। ठीक, तो यहाँ से अब आप हल करके देखें तो हल करने के बाद क्या मिलेगा आपको, तो यहाँ देखेंगे कि 100 से गुना करेंगे तो इसका दशमलव तो 2 अंक के बाद जो है वो हट जाएगा। तो 129 दशमलव नहीं होके अब क्या हो जाएगा 1296 हो जाएगा और गुने में क्या बचेगा 100 और बट्टे में क्या होगा 81। अब यहाँ से आप देखें तो 9 से काटेंगे यहाँ से तो 9 से तो 9 एकम 9 3 39 9 चौके 36 9 चौके 36 0 9 9 में 81। 9 से काटेंगे यहाँ से 16 9 में 144 यानी 160 बार में तो क्या आया 160 गुने 100। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 160 यानी 30 यहाँ से तो कितना हो गया 16,000 रुपया। कितना तो 16,000 रुपया धनराशि हुआ। क्या निकाले हम P बराबर क्या निकला तो 16,000 रुपया। जब 2 वर्ष के साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 129.60 रुपया दिया हुआ था, दर 9% था, तो मूलधन क्या प्राप्त हुआ हमें 16,000 रुपया, जो कहाँ है तो बी नंबर ऑप्शन में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आइए अब देखिए 8 नंबर प्रश्न को। तो क्या कहता है यहाँ कि 24 सेवों का क्रय मूल्य 18 सेवों के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत क्या है। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि आप 24 सेब खरीद कर लाएं और आपने 18 सेब को बेचा, बस उतना ही में आपको जितना 24 सेब खरीद कर लाए थे, जितना आपको रुपया पड़ा था, खर्च हुआ था 24 सेब खरीदने के लिए, उतना आपको 18 सेब बेचकर ही प्राप्त हो गया। तो आपको लाभ क्या हुआ तो आप तो 6 सेब का लाभ हो गया। आपको लाभ कितना हुआ तो 6 सेब का, क्योंकि
24 सेब खरीदे थे और 18 सेब बेचकर ही उतना रुपया मिल गया, तो 6 सेब तो आपको लाभ हो गया। तो लाभ कितना हुआ, तो लाभ हो गया आपका 6 सेब। ठीक, अब क्या कहता है, तो लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत निकालिए। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, तो लाभ गुने में 100 बटे में क्रय मूल्य, बटे में क्या होता है, तो क्रय मूल्य। ठीक, यहाँ से लाभ कितना हुआ था आपको, 6 का लाभ हुआ है 100। अब बट्टे में क्रय मूल्य क्या रखे, तो आप ही बताइए। 18 सेब को बेचकर लाभ हो रहा है ना, तो आप 18 सेब का ही रेट के लिए क्रय मूल्य लिखेंगे कि आपको 18 सेब पर खरीद कितना पड़ा था और 18 सेब बेचकर आपको क्या लाभ हुआ। तो 18 सेब यहाँ पर लिखेंगे क्या, तो क्रय मूल्य के लिए हम क्या लिखेंगे, 18। तो यहाँ से 6 तिये में 18, तो क्या हो गया 100 बटे में 3, 100 बटे में 3। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो 33.1/3%। तो क्या हो गया, यहाँ से हमें पता चल गया कि लाभ कितना हुआ था, इस खरीद बिक्री में कितना लाभ हुआ था, 33.1/3% का लाभ हुआ, जो कहाँ है, तो सी नंबर ऑप्शन में है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन 33.1/3%। ये जितने भी तरह का हम अभी सवाल कर रहे हैं, ये प्रीवियस ईयर के बेस पर है। प्रीवियस ईयर में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए थे, मैंने उसी बेस पर सारे क्वेश्चन को रखा है। तो आप घबराएं नहीं, ये उसी बेस का क्वेश्चन है, आपको आसान लग रहा होगा। और हाँ, इसी तरह से आपको वहाँ पर पूछा भी जाएगा। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए अब प्रश्न 9 को पढ़िए, क्या है। 7 लगातार आने वाले धन पूर्णांकों का औसत 26 है, इन पूर्णांकों में सबसे छोटा पूर्णांक क्या है। तो यहाँ देखिए 7 लगातार आने वाले धन पूर्णांक का औसत क्या है, 26। औसत क्या होता है, तो औसत होती है बीच की संख्या। क्या होती है, बीच की संख्या होती है। यानी कि आपको 7 यहाँ पर लगातार संख्या दिया है, जिसमें बीचला संख्या कितना है, तो बीच का संख्या कितना है, 26। अगर बीच का संख्या 26 है तो 3 संख्या इधर होगा और 3 संख्या क्या होगा, पीछे इधर। तो आप देखिए 26 है जो कि लगातार है, तो इधर क्या हो जाएगा 25, फिर क्या हो जाएगा 24, फिर 23, और इधर क्या हो जाएगा 27, 28 और 29। अब आप देखें तो इस सब को जोड़कर औसत निकालें तो क्या हो जाएगा, तो आपको औसत 26 मिल जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर क्या कहता है कि सबसे छोटा पूर्णांक। अब देखें इसमें सबसे छोटा पूर्णांक क्या है, तो सबसे छोटा पूर्णांक क्या है, तो 23 है। क्या है, 23 है। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 23। ठीक, इसमें ज़्यादा सोचना नहीं था, बस आप देखें औसत और उसको क्या करें, आगे पीछे की संख्या को लिख ले, बस हो गया। अब छोटा पूछे बड़ा पूछे, जो भी पूछे आप उसका आंसर दे सकते हैं। आइए 10 नंबर प्रश्न को देखिए। 176 मीटर परिधि वाले किसी वृत्ताकार पार्क के बाहर चारों ओर एक 7 मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई है, सड़क का क्षेत्रफल क्या होगा। एक वृत्त दिया हुआ है जिसका परिधि कितना है, तो 176। तो आप एक वृत्त बना लीजिए। आप मान लीजिए हम एक वृत्त बनाने का प्रयास करते हैं, एक वृत्त बना लिए। ठीक, इस वृत्त का परिधि कितना दिया है, तो 176 दिया हुआ है परिधि, 176 इसका परिधि दिया हुआ है। तो परिधि का, वृत्त के परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, परिधि का फॉर्मूला, तो परिधि बराबर क्या होता है, तो 2πr, 2πr, और परिधि दिया कितना है, तो 176। कितना दिया, 176 बराबर 2 पाई का मान क्या होता है, तो 22/7 r। ठीक, यहाँ से हम क्या करेंगे, r का मान निकालेंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा 176, ये गुना में 7 आ जाएगा और बट्टे में 2 और गुने में 22, इधर क्या बच गया, तो r। अब आप देखें यहाँ से, तो 22 से काटेंगे, यहाँ पर 2 से आप यहाँ पर देखिए 2 8 16 और 2 8 16, 88, 22 चौके में 88, 22 चौके में 88। तो यहाँ से r बराबर क्या हो गया, 4 गुने में 7 यानी कितना, तो 28, 28 मीटर आपको क्या आ गया, तो इसकी त्रिज्या आ गई। इस वृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई, तो 28, कितना, तो 28 मीटर, 28 मीटर हो गया। अब क्या कहता है कि इस वृत्त के बाहरी ओर से, बाहर से एक सड़क बनाया गया जिसकी चौड़ाई क्या है, तो 60 मीटर है सड़क की। तो आप अगर एक और वृत्त इधर बनाते हैं, चलिए एक वृत्त बना लिए। ठीक, अब क्या कहता है, इसकी जो सड़क की जो चौड़ाई है, यानी ये इस दोनों के बीच, दोनों के जो सर्कल के बीच का अंतर जो है ये 7 है। तो यहाँ से यहाँ तो 28 है, यहाँ से यहाँ कितना है 28, और इसमें 7 ये भी जुड़ जाएगा, तो टोटल क्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, तो 35। क्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक के लिए, यहाँ से यहाँ तक के लिए तो 35 हो जाएगा, 35 मीटर। क्या हो जाएगा
35 मीटर हो जाएगा। ये कितना है तो ये 28 है, ये 28 मीटर का है। यहाँ से यहाँ तक 28 और 7 मीटर चौड़ा है, तो टोटल क्या हो गया यहाँ से, तो टोटल हो गया आपको 35। यहाँ से यहाँ तक के लिए क्या हो गया 35 मीटर, 35 मीटर हो गया केंद्र से लेके इस परिधि तक के लिए दूरी का। तो यानी बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या हो गई 35 मीटर। तो अब आप देखिए कहता क्या है कि सड़क की क्षेत्रफल क्या है, सड़क का क्षेत्रफल, सड़क क्या है तो यही तो सड़क है, ये जो खाली पार्ट है ये क्या है तो सड़क है। अब बताइए आप, क्या अगर बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल निकालकर इस छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को हम माइनस कर लें तो ये बीच वाले स्पेस का क्षेत्रफल नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा जी। तो चलिए हम वही काम करेंगे कि बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालकर माइनस कर देंगे, हमें सड़क का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो आइए हम वही काम करते हैं। वो तो बड़े वृत्त के लिए त्रिज्या क्या है 35 और छोटे वृत्त के त्रिज्या के लिए क्या है तो 28। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सड़क का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, सड़क का क्षेत्रफल, सड़क का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, अगर हम इसको मान लेते हैं R1, इसको अगर हम R1 मान लेते हैं 35 को, और इसको हम क्या मान लेते हैं R2, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो पाई बड़े वृत्त के लिए पाई R1 का स्क्वायर, पाई R1 का स्क्वायर, तो नीचे लिख लेते हैं सड़क का क्षेत्रफल बराबर पाई R1 का स्क्वायर माइनस पाई R2 का स्क्वायर। यही बोले थे अभी कि बड़े वृत्त का जो त्रिज्या दिया हुआ है उससे हम उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और दोनों को माइनस कर देंगे तो सड़क का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहाँ से हम कॉमन भी कर सकते हैं पाई, ठीक, और R1 का स्क्वायर, तो R1 कितना है तो 35, यानी 35 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर बच जाएगा यहाँ से, तो यानी 28 का स्क्वायर। पाई कॉमन करने के बाद R1 का स्क्वायर और R2 का स्क्वायर। अब आप यहाँ पर देखिए तो पाई का मान क्या हो जाएगा 22/7 गुने 35 का स्क्वायर क्या होता है तो 35 का स्क्वायर तो 4 तिये में 12 यानी 1225, 1225 और 28 का स्क्वायर क्या होता है तो 784, ठीक। अब आप यहाँ पर घटाइए तो 5 में से 4 घटने के बाद 1, 12 में से 8 घटने के बाद 4, ये 11, 11 में से 7 घटेगा तो 4, कितना आ गया तो 441। अब इसको हल करिए तो 7 से अगर हम यहाँ पर देखते हैं इसको विभाजित करके तो 7 छक्के में 42, 2 7 तिये में 21, तो यहाँ से क्या प्राप्त हुआ हमको 22 गुने में 63, जिसको गुना करने के बाद कितना आएगा तो 63, तो 3 दूनी 6 और 6 तिये में 12, 126, 6 8, 6 2 8 और 1 2 3 और 1, 1386, कितना आ रहा है तो 1386 आ रहा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1386 मीटर स्क्वायर, 1386 मीटर स्क्वायर गुना फिर से करके देखिए 3 दूना 6 और 6 दूनी में 12, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 6 6 2 8, 2 1 3 और 1 हो गया। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया सड़क का क्षेत्रफल कितना तो 1386 मीटर स्क्वायर, जो कहाँ है ए नंबर ऑप्शन में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन 1386 मीटर स्क्वायर। तो साथियों आज के लिए यही प्रश्न था, इतने 10 प्रश्न थे। तो कैसा लगा क्लास कमेंट कर जरूर बताएं, और अच्छा लगा हो तो साथियों के साथ शेयर कर दें, और हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए यहीं तक, जय हिंद, धन्यवाद।